नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम गेम ऑन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो गेम ऑन में आज सबसे पहले बात करेंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की। ये सीरीज कल से शुरू हो रही है, जिसमें शुभमन गिल पहली बार वनडे कप्तान की भूमिका में एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए नजर आएंगे। वहीं महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम की नजर सेमीफाइनल पर है और ये मैच भारत के लिए बेहद अहम रहने वाला है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में हो सकते हैं। मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश करना तय हुआ है। ऐसा होता है तो भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों की वापसी होगी। तो इस कार्यक्रम में विस्तार से नजर डालेंगे इन सभी खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की, गेम ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज में जहां एक तरफ नए कप्तान शुभमन गिल अपनी कप्तानी का आगाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। चुनौतियों और बदलाव का दौर, युवा जोश और अनुभव का मिश्रण। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में रविवार को जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए मैदान पर उतरेगी तो क्रिकेट प्रेमियों को कई कहानियां एक साथ देखने को मिलेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हमेशा से क्रिकेट की सबसे रोमांचक प्रतिस्पर्धा में से एक रही है। हालांकि इस बार कहानी थोड़ी अलग है। यह सीरीज टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। शुभमन गिल पहली बार वनडे कप्तान के तौर पर मोर्चा संभालने जा रहे हैं। गिल को मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का साथ मिलेगा। 3 वनडे की सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में हिस्सा लिया था। भारतीय टीम में जहां कोहली और रोहित जैसे अनुभवी बल्लेबाजों से स्थिरता की उम्मीद है, वहीं केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों से आक्रामक शुरुआत की अपेक्षा रहेगी। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाजी की बागडोर संभालनी होगी। वहीं कुलदीप यादव और अक्षर पटेल स्पिन विभाग का जिम्मा संभालते नजर आएंगे। नया कप्तान, बड़ी चुनौती। नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के सामने भी बड़ी चुनौती है। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए गिल को इस फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया है। अब उन्हें बल्लेबाजी के साथ कप्तानी की जिम्मेदारी भी बेहतर तरीके से संभालनी होगी। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने जब से टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है, उसके बाद से उनका बल्ला जमकर बोला है। फैंस को वनडे में भी उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। चोट से परेशान मेजबान। ऑस्ट्रेलिया के कई स्टार खिलाड़ी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पैट कमिंस चोटग्रस्त होने के कारण नहीं खेल रहे हैं। वहीं सीरीज से ठीक पहले स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मार्नस लाबुशेन को शामिल किया गया है। हालांकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। कप्तान मिचेल मार्श के साथ ट्रेविस हेड भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को खेलना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 58 जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 84 बार विजयी रहा है। 10 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारतीय टीम ने कभी कोई वनडे नहीं खेला है। ऐसे में टीम इंडिया यहां पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो कल से होने जा रही है वनडे सीरीज की शुरुआत और ये मैच होगा पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालें तो इस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो बेहद खराब है। इस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभी तक 3 वनडे मैच खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर 3 वनडे मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने और तीनों ही मुकाबलों में उन्हें शिकस्त मिली है। यानी कि एक ऐसे मैदान पर सीरीज की शुरुआत हो रही है जहां उनका खराब रिकॉर्ड है। इस
इस मैदान पर जो आखिरी वनडे है वो नवंबर 2024 में खेला गया था। यानी कि वनडे सीरीज की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया अपनी मेजबानी में कर रही है एक ऐसे मैदान पे जहां पर उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। वहीं अगर हम बात कर ले रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा के पास इस सीरीज में इतिहास रचने का मौका है। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे कर सकते हैं। यानी कि इस सीरीज में रोहित शर्मा 20,000 रन पूरे कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ 300 रन की जरूरत है। हालांकि बड़ी पारियां खेलनी होगी, लेकिन एक मौका है। वहीं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, ये जो 3 क्रिकेटर्स हैं वो 20,000 रन बना चुके हैं। यानी कि इनके क्लब में शामिल हो सकते हैं रोहित शर्मा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो वनडे में 100 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो भी बना सकते हैं। उनके पास ये मौका है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में अभी तक 88 छक्के लगाए हैं। यानी कि ये जो 3 वनडे हैं यहाँ पर उनके पास 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वहीं रोहित शर्मा 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बनने से सिर्फ एक मैच दूर है। यानी कि कल जब वो मैदान में उतरेंगे तो ये एक रिकॉर्ड उपलब्धि वो अपने नाम कर लेंगे। वहीं 54 रन बनाते ही वो वनडे में भारत के तीसरे टॉप स्कोरर बन जाएंगे। वनडे क्रिकेट में जितने भी बल्लेबाजों ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसमें तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। अभी तक रोहित के नाम 273 वनडे में 11,168 रन हैं। 54 रन और बनाने हैं सूची में तीसरे स्थान पर आने के लिए। वहीं रोहित के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने का भी एक मौका है। एक बड़ा रिकॉर्ड इंतजार कर रहा है रोहित शर्मा का। उनके नाम टेस्ट में 12, वनडे में 32 और T20 इंटरनेशनल में 5 शतक है। और अगर 50 का आंकड़ा पार करना है, शतक की 50 लगानी है, तो यहां पर एक मौका है। वहीं बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने के सहवाग के रिकॉर्ड पर भी रोहित शर्मा की नजर बनी हुई है। यानी कि सहवाग के 15,758 रन का जो रिकॉर्ड है उससे सिर्फ 174 रन की दूरी पर है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा इस सीरीज में कई खास रिकॉर्ड्स उनके नाम कर रहे हैं। तो एक हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इंतजार कर रहे हैं बड़े रिकॉर्ड्स रोहित शर्मा का। और इस बीच हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। जी मुकेश, एक ऐसी सीरीज जिसका सभी क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है और हमने देखा कि रोहित शर्मा का कई रिकॉर्ड्स भी इंतजार कर रहे हैं और फैंस को भी इंतजार है विराट कोहली, रोहित शर्मा को फिर से मैदान पर देखने का। तो किस तरह से देखते हैं इन दोनों की वापसी को? बिल्कुल सुचित्रा, दोनों इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जितने मैच उन्होंने भारत के लिए खेले हैं। फिलहाल अब वो टेस्ट और T20 से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ODI में अभी भी उनकी जो बेमिसाल पारी है वो सभी को याद है। और जब ये हाई वोल्टेज सीरीज शुरू हो रही है, जो 3 वनडे मैचों की सीरीज जो कल से शुरू होगी, वहाँ पर देखना होगा कि हिटमैन के छक्के कैसे दिखते हैं। और विराट कोहली का आप जिस तरह का भी सेलिब्रेशन देखें, चाहे वो फील्डिंग के दौरान हो या बैटिंग के दौरान, अनबिलीवेबल होता है। कई सारे उनके जूनियर खिलाड़ी, अर्शदीप अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि विराट बॉलर अगर विकेट लेता तो विराट ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे उन्होंने खुद गेंद डाली हो। तो ये काफी ज्यादा उन दोनों प्लेयर्स के अंदर पोटेंशियल है, चाहे वो ऑफ फील्ड हो ऑन फील्ड हो। लगातार इन दोनों का जब वापसी हुई तो उसको लेकर के भी अटकलें तेज थी कि 2027 क्या इनका यहाँ से करियर तय करेगा कि ये उस वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे। और खुद अगरकर ने कह दिया कि जो भी सीरीज अब ये खेलेंगे उस सीरीज पर इन पर क्लोज नजर रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा टीम का कॉम्बिनेशन कैसा हो, टीम किस तरह से तैयार की जाए। शुभमन गिल को इसीलिए बतौर कप्तान यहां पर लेके आए हैं टेस्ट के बाद, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने आप को प्रूव किया और उसके बाद अब वनडे में भी उनको निखारने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर ऐसे सीनियर्स उनके साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह से अभी थ्रू आउट द उनका करियर देखिए, उनके स्कोर्स देखिए, आंकड़े देखिए, तो शानदार है। उन पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता, ना ही उन पर कोई उंगली उठा सकता। और रोहित शर्मा ने जिस तरह से मुंबई में जाकर के लोकल ग्राउंड्स पे जब उन्होंने शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करी तो वहाँ उनकी फैन फॉलोइंग से एक लोकल क्रिकेट मैच से ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये दिखाता है कि ये खिलाड़ियों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, भले ही वो कप्तान ना हो, भले ही तमाम चीज़ें उनसे ले ली गई हो। काफ़ी ज़्यादा आप देखें ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड जो है वो जुबानी जंग भी चल रही है। कुछ क्रिकेट पंडित एक कैंपेन की तरफ है, दूसरे किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी इस सीरीज को सफल सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा दबाव जरूर होगा उनके अंदर, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलने का अनुभव है तो इन दोनों खिलाड़ियों के पास है। जब जसप्रीत बुमराह आपके पास बॉलिंग टीम में नहीं है, उनका वर्कलोड की वजह से उनको रेस्ट दिया गया, तो ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो इन दो खिलाड़ियों पर आ जाती है कि टीम को कैसे आगे लेकर के जाना है।
जी बिल्कुल, वहीं अगर बात करें शुभमन गिल की भी लगातार चर्चा हो रही है किस तरह से विराट कोहली पहले उनके हीरो थे, फिर उनके टीममेट बने और अब विराट कोहली की कप्तानी करते नजर आएंगे शुभमन गिल। टेस्ट की अगर हम बात करें कप्तानी में, वहां पर उनके बल्ले से हमें रन भी दिखे, कप्तान के तौर पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अब वनडे में किस तरह से देखते हैं शुभमन गिल पर काफी दबाव रहने वाला है, कैसे लगता है आपको, कैसे उठाएंगे जिम्मेदारी? देखिए सुचित्रा, एक दबाव जो शब्द है, मेरे को लगता है शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं उनको झुठला दिया है। आप देखिए जब वो गए थे टेस्ट मैच खेलने, डेब्यू करा उन्होंने बतौर कप्तान, तो कितना अच्छा उनका स्कोर रहा। उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड्स बनाए, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक 100 करके दिखाया। उसके बाद अभी एशिया कप में आप देखिए जिस तरह से उन्होंने वहां पर बैटिंग करी और वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश किया। भले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, लेकिन डिपेंडेंसी जो थी वो उन्हीं के ऊपर निर्भर थी। वहां पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो जीतने के लिए आए। ऐसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब वो जा रहे हैं तो वो हर बात ये कहते हैं कि हर बात में आप ये देखिए कि हमें मौका मिला है, हमें खेलना है, हमें जीतना है। दूसरी टीम क्या तैयारी करके आई है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है कि उनका प्लेइंग 11 उस दिन कैसे खेलेगा, उनके कोच उनके साथ कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो टीम को तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ टीम को आगे लेकर के जाने की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं शुभमन गिल में है। और जब से वो टीम में आए तो उन्होंने अपने पोटेंशियल को बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी यहाँ पर दिखाया। और ऐसे ही जब भी लेगेसी आप हैंडओवर होती है, आप देखिए सचिन से धोनी को मिली, धोनी से आगे जब आई रोहित शर्मा के पास, तो लेगेसी वाइज लेगेसीज देखिए तो खिलाड़ी ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। बैकअप प्लान जो होता है वो हमेशा मैनेजमेंट के दिमाग में चलता है कि कैसे टीम को तैयार करना है, कैसे टीम के साथ जाना है। और जो उनके साथ जो प्लेयर हैं डाउन द लाइन आप खेलेंगे, उसमें देखिए ध्रुव जुरेल जिन्होंने अभी हाल ही में कितना अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट मैच में, उनको भी टीम में शामिल किया गया है। अब जो संकट है वो है कि टॉप स्पॉट में किसको खिलाएंगे। वहां पर यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, इनमें से कौन होगा जो ओपनिंग स्लॉट में फिक्स बैठेगा, नंबर 3 और नंबर 4 पर कौन खेलेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो टीम मैनेजमेंट के दिमाग में होंगी। और बॉलिंग में जब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो मोहम्मद सिराज के साथ क्या अर्शदीप जाएंगे या किसी और को उनका साथ देने का मौका मिलेगा, ये भी तमाम चीजें जो है वो कोच और कप्तान के जहन में होंगी। जी बिल्कुल, चलो काफी रोचक होगा देखना किस तरह से शुभमन उठाते हैं जिम्मेदारी को। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट विश्व कप की। तो महिला क्रिकेट विश्व कप में कल खेले जाने वाले मैच में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड का पिछला मैच बारिश में धुल गया था, वहीं भारत को अपने पिछले 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। महिला क्रिकेट विश्व कप में रविवार को भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। दीपावली की पूर्व संध्या पर दोनों टीम इंदौर के होलकर स्टेडियम में मुकाबला करती दिखाई देंगी। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बल देने के लिए भारत के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। इंग्लैंड की टीम प्रतियोगिता में अब तक अविजित है। उनका एक मैच बारिश में धुल गया था। वहीं भारतीय टीम ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत और इंग्लैंड ने कुल 129 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 50 मैच जीते हैं, वहीं इंग्लैंड ने 66 मैच जीतने में कामयाबी पाई है। वहीं वनडे फॉर्मेट में दोनों के बीच कुल 79 मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 36 मैच जीते हैं, वहीं इंग्लैंड ने 41 मैच में जीत दर्ज की है। 2 मैच बेनतीजा रहे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में अमूमन हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे जाते हैं। यहाँ की पिच फ्लैट रहती है, जिसके चलते टीम बड़े स्कोर खड़े करने में कामयाब रहती है। पिच पर इवन बाउंस, तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्रीज के चलते तेजी से रन बनाना आसान हो जाता है। इंग्लैंड के पास एक मजबूत टीम है, जिसमें नेट सीवर ब्रंट, सोफी एक्लेस्टन और चार्ली डीन शामिल हैं। वहीं भारतीय टीम में स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के रूप में बड़े मैच की खिलाड़ी हैं, जो भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचा सकती हैं। भारतीय टीम के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा 180 रन प्रतिका रावल ने बनाए हैं। प्रतिका महिला वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे करने से सिर्फ 18 रन की दूरी पर है। वहीं इस विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 9 विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। दीप्ति वनडे क्रिकेट में 150 विकेट लेने से सिर्फ 1 विकेट दूर है। टीम इंडिया क्या इस बार 6th पोलिंग ऑप्शन ऐड करेगी?
क्योंकि पिछले जो नतीजे रहे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये देखना होगा कि किस तरीके के चेंजेस टीम इंडिया अपने प्लेइंग 11 में करती है और किस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग दोनों यूनिट साथ मिलके एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा टोटल या एक अच्छा रन चेज हासिल करती हैं इंदौर के क्रिकेट स्टेडियम में। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दीपिका, इंदौर, डीडी न्यूज़। भारतीय महिला टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का कहना है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में भले ही 2 मैच हार गई हो, लेकिन खिलाड़ियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। टीम की कोशिश अगले मैच में बेहतर तैयारी के साथ उतरने की होगी। हम लोग 2 मैच हारे ज़रूर हैं, लेकिन हम लोगों का मोरल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2 मैच हम लोगों ने स्टार्टिंग के काफ़ी अच्छे गए थे। तो हम लोग ऑलवेज़ पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं और हमेशा पॉजिटिव जो भी हमने एज अ टीम किया हुआ होता है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। और जैसा आपने बोला कि बॉलिंग को लेकर हर डिफरेंट मैच में आप देखें तो हर कोई अलग अपना रोल लेकर आ रहा है और डिफरेंट बॉलर्स स्टेप अप कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज़ पे बॉल डाल रहे हैं, डिफरेंट जो भी पावर प्ले हो या स्लॉग ओवर्स में। तो आई थिंक सब अपनी जगह अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और डेफिनेटली कल के मैच में मुझे लगता है जो भी हमने इतने दिन का ब्रेक रहा है उसमें हमने काफ़ी सारे प्लान करे हैं। तो लेट्स सी कि कैसे हम लोग कल अच्छा करते हैं। और इस मुकाबले पर और बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता दीपिका महतो। जी दीपिका, दीपावली की पूर्व संध्या पर यह मुकाबला है। इंग्लैंड जब गई थी भारतीय टीम, शानदार प्रदर्शन किया था, 2 मैच हार चुकी है। क्या लगता है आपको, जीत के साथ दिवाली का जो उपहार है वो देगी भारतीय टीम अपने प्रशंसकों को? जी सुचित्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिवाली की ईद पर ये मैच क्रूशियल मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का होलकर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दोनों टीम की बात की जाए तो फिलहाल इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में टीम इंडिया 2 हारों से गुजर चुकी है। वही इंग्लैंड पाकिस्तान से हारते हारते बची है और उनका कहना है कि रेन ने उस दिन उनको बचा लिया। और अभी अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा, कोच ने यही कहा कि हाँ, हम रेन को जरूर क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों पे वहां से काफी ज्यादा ध्यान दिया है। वहीं टीम इंडिया की बात करें तो हमने सुना जिस तरीके से दीप्ति शर्मा ने ऑप्टिमिज्म दिखाया कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि कल के होने वाले मैच में काफी अच्छा स्कोर करेंगे टीम इंडिया। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि 6 बॉलिंग ऑप्शन को क्या आप ऐड करना कंसिडर करते हैं, क्योंकि बॉलिंग यूनिट यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, तो दीप्ति शर्मा ने कहा कि वो हम स्ट्रैटेजी जो भी रहेगी, अगर हम 5 भी रखते हैं तो 5 भी कल बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि टीम इंग्लैंड के खिलाफ जैसे कि रिकॉर्ड आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया वो इतना ज्यादा हैवीवेट नहीं रहा टीम इंग्लैंड के लिए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए टीम इंडिया आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ आपको याद होगा हरमनप्रीत और नेट साइबर दोनों मुंबई इंडियंस में विमेंस प्रीमियर लीग में खेल चुकी हैं, तो दोनों एक दूसरे की कमरादरी को बहुत अच्छे से शेयर करती है। दोनों एक दूसरे की स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से जानती हैं और उसको अच्छी तरीके से डिकोड ऑलरेडी कर चुकी हैं। और यहाँ पर एक डिसएडवांटेज जो है टीम इंग्लैंड के लिए वो ये है कि उनकी कंटिन्यूअस चेंजिंग कंडीशंस जो चेंज होती रही हैं स्टेडियम टू स्टेडियम, जो उनका एक रीजन उन्होंने मेंशन किया था अपने पिछले मैच की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। तो अब इंडिया के खिलाफ किस तरीके का इंग्लैंड परफॉर्म करती है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ उतरती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो पलड़ा है वो 50-50 है। दोनों ही टीम्स काफी स्ट्रांग है बैटिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन बॉलिंग में शायद इतना अभी उनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऑप्टिमिज्म काफी ऊंचा है, काफी ज्यादा मोरल हाई है टीम इंडिया का और चाहती है कि कल का मैच बहुत अच्छे नेट रन रेट से जीते और इंडियन फैंस को एक दिवाली का तोहफा दे। जी बिल्कुल दीपिका, इंग्लैंड की टीम भले ही अविजित है अब तक टूर्नामेंट में, लेकिन पिछले मैच में हम कह सकते हैं कि भाग्यशाली रहे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ लड़खड़ा गई थी उनकी पारी। वो मैच गंवा भी सकती थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन बारिश ने उन्हें बचा लिया। लेकिन उस मैच से भारतीय टीम जरूर कोई ना कोई क्लू लेगी कि इंग्लैंड के खिलाफ अगर जीत दर्ज करनी है तो किस एरिया पर फोकस किया जाए। दीपिका, बिल्कुल ठीक कहा सुचित्रा आपने, क्योंकि अब जब हम दोनों टीम्स की बात करते हैं तो हमारा बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चला और उससे पहले लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा चला, लेकिन एक ही टाइम पे हमने दोनों का कंटिन्यूअस मोमेंटम नहीं देखा। उसी तरीके से इंग्लैंड भी काफी एरियाज में फॉल्टर करती है, कभी उनका बॉलिंग तो कभी उनका बैटिंग, स्पेशली उनका बैटिंग बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में है। तो उन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए टीम इंग्लैंड की जो कमियां हैं उसके बारे में काफी ज्यादा रीडिंग की है टीम इंडिया ने। और आज हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा कि उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए स्मृति मंधाना आज
प्रैक्टिस सेशन में उतरी थी। काफी ज्यादा उनकी चर्चा रही अपने कोच से, अपने बॉलिंग कोच से, और वही तरीके का सेम पैटर्न, सेम स्ट्रैटेजी टीम इंडिया ने अपनाई अपने इस ब्रेक में, जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा और अपनी सारी कमियां उन्होंने अच्छे से अंडरस्टैंड करी, रीड करी और आगे उन पे अपनी स्ट्रैटेजी भी फॉर्मुलेट की है। तो अब देखना होगा कि कल किस तरीके से प्रदर्शन करती है टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ, अपनी सारी इन स्ट्रैटेजीज को मद्देनजर रखते हुए। सुचित्रा जी, दीपिका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत के अहमदाबाद शहर के नाम की सिफारिश करने की घोषणा की है। इन खेलों की मेजबानी पर अंतिम फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा की बैठक में लिया जाएगा, जो अब सिर्फ एक औपचारिकता नजर आता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की कार्यकारी समिति ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इसको लेकर राष्ट्रमंडल खेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने पुष्टि की है कि वह 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में भारत के अहमदाबाद की सिफारिश करेगा। अहमदाबाद का नाम अब राष्ट्रमंडल खेलों के सभी सदस्यों के पास भेजा जाएगा, जिस पर अंतिम फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में लिया जाएगा। यह सिफारिश राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति की देखरेख में चली प्रक्रिया के बाद की गई है। इसमें तकनीकी वितरण, खिलाड़ियों के अनुभव, बुनियादी ढांचे, संचालन और राष्ट्रमंडल खेल मूल्यों के साथ संरेखण के आधार पर उम्मीदवार शहरों का मूल्यांकन किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, भारतीय खेलों के लिए एक बड़ा क्षण। यह निर्णय वैश्विक खेलों में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा संभव हुआ है, जिनकी प्रतिबद्धता ने भारत को विश्व खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। अब 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिलती है, तो भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने साल 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तब दिल्ली में गेम्स का आयोजन हुआ था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं मिनी ब्राजील की। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मिनी ब्राजील कहा था। अब इस गांव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। इस गांव के 5 फुटबॉलर हाल ही में जर्मनी से विशेष प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। इन खिलाड़ियों की कहानी भारतीय फुटबॉल में एक नई शुरुआत की कहानी है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में मिली पहचान ने शहडोल के विचारपुर गांव की तकदीर बदल दी। अब यही गांव भारतीय फुटबॉल की नर्सरी बनता जा रहा है। इस गांव के गली गली में फुटबॉल को लेकर क्रेज है। यहाँ का हर बच्चा फुटबॉल के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को अपने मन की बात कार्यक्रम में इस गांव को मिनी ब्राजील कहा था और उसी पहचान ने जर्मनी के फुटबॉल कोच डाइटमार बियरस्टॉफ को आकर्षित किया और यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों को जर्मनी में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। जर्मनी में 4 से 12 अक्टूबर तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में विचारपुर गांव से 5 खिलाड़ी और 1 महिला कोच शामिल हुई। जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब FC इंगोलेस्टेडट 04 क्लब में इन खिलाड़ियों और कोच को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और नई रणनीतियों का प्रशिक्षण मिला। भारत लौटने पर इन खिलाड़ियों ने प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल और पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय से मुलाकात की और उन्होंने खिलाड़ियों के हौसले और समर्पण की सराहना की। ये जो 5 बच्चे जिनको जर्मन के क्लब ने अडॉप्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात और उनके पहले जो पॉडकास्ट था उसमें किसी जर्मन ने
एक क्लब के लोगों ने ये सुना और उन्होंने इन बच्चों को अडॉप्ट किया और इनको ट्रेन किया। ये दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितना खेलों के प्रति उनकी एक सोच है और इन बच्चों ने उस सोच को ज़मीन पे उतारने का काम किया। इसी प्रकार जब बच्चे अच्छा उनको एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा सीखेंगे, तो फुटबॉल में भी हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार शहडोल के इन बच्चों को फुटबॉल के क्षेत्र में गौरवान्वित किया और इनका मन की बात में जिक्र किया, उसका देश के लाखों करोड़ों युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिली है। और जो ये जर्मनी में अपना प्रशिक्षण लेकर आए हैं, इसका इनके मनोबल पर और देश के अन्य युवाओं के मनोबल पर भी बहुत पॉजिटिव असर हुआ है। फुटबॉल भारत की रगों में है। भारत के नौजवानों में जो क्रेज फुटबॉल के प्रति है वो किसी अन्य खेल के प्रति नहीं है। दूरदर्शन जिस प्रकार से इन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है, इसका भविष्य के लिए बहुत अच्छा असर पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व कप फुटबॉल के लिए भारत तैयार होगा और आगामी कुछ वर्षों में भारत एक फुटबॉल राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा, जो कि हमारी वास्तविक पहचान होगी। जर्मनी में फुटबॉल ट्रेनिंग लेकर लौटे खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार का आभार जताया और कहा कि जर्मनी में मिले प्रशिक्षण से उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी। मुझे जर्मनी जाने का मौका दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने हमारे इस इतने छोटे से गांव विचारपुर का नाम जर्मनी तक पहुँचाया और हमें जर्मनी जाने का मौका दिया। और मैं जर्मनी जाकर बहुत खुश थी, क्योंकि हमें वहाँ इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस दी गई और हमें सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया जो हमें नहीं आता था। मैं अभी जर्मनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोग को कि फ़ुटबॉल को एक अच्छा नए नज़रिए से, एक नए तरीके से सिखा पाएँ बच्चों को। और बहुत अच्छा लगा कि वहाँ जाके इंटरनेशनल लेवल पे हम अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं और फुटबॉल एक नया सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा ही लगा मुझे। यह सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की यात्रा नहीं, बल्कि बदलते और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकते उस भारत की कहानी है जो अब फुटबॉल वर्ल्ड में सीधा गोल कर रहा है। जर्मनी की स्किल्स लैब से लेकर भारत के मिनी ब्राजील विचारपुर गांव के मैदान पर वापस लौटे ये खिलाड़ी अब अपने गांव में नई टीमों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि विश्व स्तर पर भारत को नई पहचान मिल सके। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से निकली ये नई पीढ़ी फुटबॉल के क्षेत्र में कमाल कर रही है। मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाने वाला विचारपुर गांव सिर्फ नाम नहीं, बल्कि फुटबॉल में नई क्रांति का प्रतीक बन चुका है। संदीप भट्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।